हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ। और हमने ये आर्ट की जो वीडियो की सीरीज़ शुरू की है, आज इसका तीसरा पार्ट आप लोगों के सामने हाजिर है। और आज हम समझेंगे शेडिंग के बारे में कि शेडिंग क्यों ज़रूरी है और शेडिंग से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। जब भी हम कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं तो उसमें शेडिंग की क्या भूमिका है, वो किस तरह से शेप लेती है, क्या वो रिप्रेजेंट करती है, कितना हमें शेडिंग में, पेंसिल शेडिंग की भी बात चल रही है तो उसमें क्या हमें ज़रूरी है और वो हमें कलरिंग में कैसे हेल्प करती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि शेडिंग छोड़ देते हैं, कलरिंग ही कर लेते हैं। कलरिंग इजी भी है और वो ना चाहते हुए भी बहुत लोगों को अट्रैक्ट भी करता है। सभी बच्चों को सबसे पहले कलरिंग ही करनी होती है स्कूल, क्योंकि कलरिंग एक ऐसा बेसिक फॉर्मेट है जो हमारी इमेजिनेशंस को फुलफिल करता है। अगर मैं कुछ भी इमेजिन कर रहा हूँ आज भी, मान लीजिए, तो वो कलरफुली इमेजिन कर रहा हूँ। हमने कभी ब्लैक एंड वाइट इमेजिन नहीं किया है। तो जब पेंसिल हाथ में आती है और शेडिंग की बात चलती है तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम ब्लैक एंड वाइट कैसे बना सकते हैं, हम तो कलर बना रहे हैं। और स्कूल में कलरफुल ही चीज़ें दिखाई भी जाती है, सिखाई भी जाती है हर बच्चे को। या घर में भी हम देख रहे हैं तो वो तो ज़माना ही चला गया जब ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था। तो अब तो किसी को ब्लैक एंड वाइट कहना, दिखाना, वो सब तो बहुत एक है ना, अटपटी सी बात हो जाएगी, ब्लैक एंड वाइट। बट शेडिंग आज भी ज़रूरी है। उसका क्या कारण है? उससे हमें कलरिंग में बहुत हेल्प मिलती है कि कलर के टोन को कैसे हम कंट्रोल करें। हर कलर के आप शेड बहुत सारे होते हैं, तो जब हम उसको कैसे कंट्रोल करें, और शेडिंग में वो हम जब सीख लेते हैं तो कलरिंग में बहुत आसान हो जाता है। शेडिंग की चीज़ें बनाना ना बनाना एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन हम आज टेक्निकली आर्ट में सीखेंगे कि शेडिंग के कितने लेयर्स होते हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। एक छोटी सी बात, जो स्टूडेंट 6 क्लास 7 क्लास तक में है या 10th 12th में हैं उनके लिए, कि जब हम बुक से कॉपी करते हैं उस टाइम क्या प्रॉब्लम होती है। आजकल जो बुक्स आ रही हैं, कहीं भी आप देखेंगे स्कूल्स में, उस पर बनी हुई जो शेडिंग होती है वो टेक्सचर शीट पे बनी होती है। जब मैं कोई शेडिंग कर रहा हूँ तो मैं बीइंग आर्टिस्ट, मैंने एक टेक्सचर शीट के ऊपर उसको शेडिंग की, लेकिन जब वो बुक में प्रिंट होती है तो उसकी फ़ोटो क्लिक करके प्रिंट होती है, ठीक है। और उसी के साथ एक शीट दे दी जाती है जो बुक के पेज के साथ ही पेज होता है, जो वाइट होता है सिंपली। और हमसे बीइंग ए स्टूडेंट एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो टेक्सचर वाली शीट का जो वर्क था वो हम प्लेन शीट के ऊपर एज इट इज़ बना दें। हमें देख के लगता भी है कि हाँ उसी पे तो बना हुआ है, बट ऐसा नहीं है। इस चीज़ को हम बीच में भूल जाते हैं कि जब जिस आर्टिस्ट ने वो शेडिंग का वर्क किया था वो टेक्निकली किसी टेक्सचर शीट के ऊपर किया था। दूसरा, उसका साइज बड़ा होगा। इतनी बड़ी शीट पे अगर मैं एक पेंटिंग बना रहा हूँ, शेडिंग बना रहा हूँ, कोई लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, कुछ भी, या स्टिल लाइफ, उसकी फ़ोटो क्लिक करके मैं श्रिंक कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, और फिर वो बुक में पेस्ट हो जाता है। सिंपली इतना होता है। और हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है बीइंग ए स्टूडेंट, कि एक सिंपल पेज जो होता है उस पेज के ऊपर हम एज इट इज़ उसको कॉपी कर दें। तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ओपनली मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि आप अलग से सेपरेट फाइल लगाएं और उसके ऊपर वो वर्क करें, ताकि उसकी जो शेडिंग का बेसिक टेक्सचर है, जहाँ ज़्यादा डार्क चाहिए, जहाँ कम डार्क चाहिए, वो एज इट इज़ हो पाए। ना कि उसी पेपर पे करें, वो चीज़ वैसी बनेगी नहीं, पेज फट जाता है, बच्चे इरिटेट होते हैं और अंत में छोड़ देते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ये तो हमें करना ही नहीं था, इसमें तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो कितना भी अच्छा बच्चा होगा वो सेम टेक्सचर तो नहीं ला पाएगा ना। आप इस बात को इमेजिन कीजिए कि एक बहुत अच्छी कंक्रीट की वॉल बनी हुई है और उसके पैरेलल में मैं प्लास्टिक की कोई वॉल बना दूं, तो दोनों का वेटेज, वैल्यू, चीज़ें नहीं हो पाएगी, उस तरह का नहीं हो पाएगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि जब हम शेडिंग करते हैं तो लेयर्स कैसे फिक्स होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक बार मैं शीट पे दिखाना चाहूँगा कि जब हम शेडिंग करते हैं तो उस टाइम क्या दिक्कतें होती हैं, ठीक है। जब भी हम कुछ भी, मान लीजिए कि कुछ बना रहे हैं, छोटा सा, सबसे पहले स्टार्टिंग से मैंने आपको हट बना के दिखाया है, तो उसी से शुरुआत करते हैं ताकि आप इजीली चीज़ों को समझ पाएँ और शेडिंग कर पाएँ, ठीक है। ये हमने हट बनाया और इसको हमें सिंपली शेड करना है। ये मैंने हट बना दिया और इसको हमें शेडिंग तक लेके जाना है ताकि ये शेडिंग लगे, एक अच्छी ब्लैक एंड वाइट इमेज लगे। तो जब हम शेडिंग कर रहे हैं उस टाइम हमें क्या ध्यान रखना है, बच्चे हमेशा क्या गलती करते हैं कि एक ही बार में उसको शेड करने की सोचते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपको लेयर वाइज चलना चाहिए। लेयर का मतलब ये है कि हमें फर्स्ट टाइम जब हमें शेडिंग करनी है तो लाइट लाइट करनी है, जब हमें फर्स्ट टाइम करनी है तो लाइट लाइट करनी है,
और इस बात का ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में तो आप कॉपी ही करें शेडिंग के लिए, बिल्कुल भी इमेजिनेशन में ना जाएं, आप कर नहीं पाएंगे। वो टेक्निकली चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी, कर तो नहीं पाएंगे, ये वाला वर्ड तो नहीं है, बट समझ नहीं आएगा टेक्निकली कि क्या है इस पूरे में। एक मैंने बेसिक फॉर्मेट अब ये समझ लीजिए कि मैंने शेडिंग ऐसे शुरू की और मैंने लाइट कर दी, ठीक है। आप कॉपी ही करें और ट्राई यही करें कि जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है आप वहीं से उसको फॉलो करें। अब मैंने इसको इतना कर दिया, ठीक है। अब ये ठीक तो लग रहा है बट उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, तो सेकेंड लेयर में मैं क्या कर रहा हूँ कि जहाँ मुझे डार्क करना है, और डार्क जहाँ भी आप करेंगे वो पार्ट अंदर चला जाएगा, बिल्कुल अंदर चला जाएगा। तो जो पार्ट, तो जैसे ही मैं इसको शेडिंग करूँगा जहाँ जहाँ पार्ट्स पर, तो वहाँ क्या होगा कि डार्क होगा, वो पार्ट अंदर चला जाएगा। जैसे कि आपने ये देखा यहाँ पर कि जब मैंने इसको विंडो की तरफ किया या फिर डोर में किया या ऊपर किया, तो ये पार्ट क्या हो गया, अंदर चला गया, और वो देखने में एक हट को और ब्यूटीफाई कर रहा है, बेटर दिखा रहा है लुक वाइज। फर्स्ट टाइम में ऐसा नहीं दिख रहा था, हल्का हल्का मुझे इसको रखना है, ठीक है। एक आउटलाइन भी कई बार स्टूडेंट कर देते हैं, तो शेडिंग में आउटलाइन की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार वो पेन से बहुत ज़्यादा डार्क आपको दिखेगा कि उन्होंने आउटलाइन कर दिया, तो उससे भी बचना है, आपको आउटलाइन नहीं करना है। ये इसकी ग्रिप मैंने यहाँ पर बना दी। अब बेस मुझे समझाना है या दिखाना है, ये इसको थोड़ा और बेटर करने की कोशिश किया है। ये कुछ पॉइंट्स लगा रहा हूँ जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ डार्क, ताकि उस शेडिंग को अपनी एक वैल्यूएशन मिल सके, या वो जो बना हुआ है हट ये अपनी एक वैल्यू क्रिएट कर सके। इसकी भी मैं थिकनेस देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये इतनी यहाँ पर थिकनेस ऐसे। अब ये पीछे देखिए जैसे खाली लग रहा है, तो मैंने इसको पीछे एक ट्री का लुक दे दिया और पीछे हल्का सा ये बना दिया। अब ये इतना नेचुरल नहीं लग रहा है, ना लगने का रीज़न क्या है कि इसको प्रॉपर हमने बनाया नहीं है। तो इसको सपोर्टिंग, जब भी आप कुछ बनाएं तो ये बात ध्यान रखिए कि उसको सपोर्टिंग ज़रूरी है। पीछे मैं इसको हल्का सा कवर ऐसे नेचुरल दिखाने के लिए क्लाउड का लुक दे रहा हूँ। चीज़ें छोटी हैं, आप कितनी भी पेंटिंग देख लीजिए, और जितने भी बिगनर्स हैं मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि नेचर की जो चीज़ें हैं ना उनसे शुरू करें। वो आपको फिर भी कुछ भी अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे क्लाउड है, ये देखिए हल्का सा मैं शेड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। डार्क होने की वजह से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि दूर की चीज़ें एक तो धुंधली हो जाएगी, तो उसको बाहर जो पीछे चीज़ें हैं उनको लाइट ही रखना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। बहुत ज़्यादा आपको डार्क करने की यहाँ पर नीड नहीं है। ये देखते देखते आप देखिए आपके सामने ये बहुत अच्छा एक छोटी सी लैंडस्केप का लुक लेके चला गया है, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा एक शेडिंग का छोटी सी चीज़ है। अब आगे हम बात करते हैं कि ये हमें हमारे हाथ पे कैसे बैठेगा। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने दिखाया था ड्राइंग के बारे में, कि जिसमें कि ड्राइंग कैसे हमारे हाथ और फिंगर्स पे कंट्रोल में आएगा, तब वो ड्रॉ हो पाएगा। सेकंड में हमने डिस्कस किया था कि ड्राइंग कैसे होगी, पर्सपेक्टिव, दूर पास कैसे होगा। मैं बहुत बड़े ट्री नहीं बना रहा हूँ ना, छोटे बना रहा हूँ सपोर्ट करने के लिए। ये जो चीज़ हमने सीखी थी। अब इससे आगे हम आए हैं शेडिंग पर, जहाँ पर हमने शेडिंग को डार्क किया, उससे लाइट और उससे लाइट, और ये हमने एक लुक दिया है, ठीक है। लेकिन ये शेडिंग मैंने तो कर लिया, आप कैसे करेंगे और इसके बेसिक्स क्या है। सेम जैसे हमने ड्राइंग में बेसिक्स को समझा था, एज इट इज़ हमें इसको बेसिक्स को समझना है। और वो बेसिक्स को हम कैसे समझेंगे वो ध्यान रखिए। हम यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। आप भी ऐसे बॉक्सेस बनाएंगे 3, जैसे ABCD हमने उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड सीखा था ड्राइंग में, सेम यहाँ पर है। आपको ये बॉक्सेस बनाने हैं ऐसे, और अपनी पेंसिल से, कोई भी शार्प की हुई पेंसिल आपको लेनी है, शार्प की हुई पेंसिल लेनी है, ये बात ध्यान रखें। इससे क्या होगा कि जब भी आप शेडिंग करेंगे ना, कई बार आपने देखा है बच्चों के हाथ से कलरिंग बाहर निकल जाती है, शेडिंग बाहर निकल जाती है, तो आपके हाथ पर वो कंट्रोल आता है। पेंसिल एक ही है, यहाँ पर एक और चीज़ आता है कि आप डार्क पेंसिल, बच्चे अब आज की डेट में क्या होता है, बच्चे ना 4B 6B 10B तक पेंसिल्स का बॉक्स मिल जाता है। वो हमारे लिए इजी है डार्क करने के लिए, बट अल्टीमेटली आप इस बात को समझिए कि मैं कितना भी इक्विपमेंट मेरे पास होगा, मैं किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट करना है और मेरे पास वीडियो चल रहा होगा यूट्यूब पे, तो क्या मैं वहाँ से हार्ट ट्रांसप्लांट कर लूँगा, कोई ऑपरेशन कर लूँगा? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही हो सकता है। तो सेम चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, आपको
इक्विपमेंट मिल रहे हैं आपको। सभी कंपनियों ने पेंसिल के डार्क लाइट आपको सिर्फ शेड्स बना के दे दिए, इक्विपमेंट दे दिए, टूल दे दिए हैं। एक्सपीरियंस तो आपको अपना ही काम आएगा। तो यहाँ पर ये आपको एक्सपीरियंस करना है कि लाइट कैसे चलेगा, उसके बाद विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको उससे डार्क कैसे करना है और उस डार्कनेस पर कंट्रोल कैसे करना है, और वो आपका अपनी प्रैक्टिस की वजह से होगा। आपको यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूले बताए जा रहे हैं, प्रैक्टिस तो देखिए आपको खुद ही करना है ना। तो यहाँ देखिए डिफरेंस, लाइट डार्क एंड डार्क, पेंसिल एक ही है, यहाँ पेंसिल्स नहीं चेंज की। जनरली अगर मैं इन सभी काम के लिए, शेडिंग वाले के लिए अगर मैं बताऊं तो आपको 4B पेंसिल लेनी है, बस एक से ही काम हो जाएगा। चाहे कुछ भी बनाएं, कोई स्केच बनाएं, कुछ भी बनाएं आप, तो आपको 4B की पेंसिल लेनी है, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। आप शेडिंग कर सकते हैं, कहीं भी शेडिंग कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस का जो मेन मूल मंत्र आपको मैंने समझाया, दिखाया, वो ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये 1 2 नहीं 400-500 आपको बनाने पड़ेंगे अगर आपको शेडिंग में एक्चुअली में कंट्रोल चाहिए तो। और वो कंट्रोल आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। जो बेसिक्स आपको बताए जा रहे हैं उस बेसिक्स को समझे। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कितने भी बड़े आर्टिस्ट के पास चले जाएं, आप कहीं फिजिकली आप जाके ड्राइंग सीख ले, कुछ भी कर ले, आपको शेडिंग समझ नहीं आएगा। क्योंकि वो तो मेरी अपनी, कहते हैं ना, एक दर्द है, आपका अपना पेन है। बहुत सारे रील चलते हैं कि ये तो मेरा अपना दर्द है ना, अपनी प्रैक्टिस है ना। तो प्रैक्टिस कोई नहीं दे सकता है ना। अगर मैं चाहूँ कि मैं किसी का प्रैक्टिस ले लूँ, कैसे ले सकता हूँ? आप भी चाहेंगे मेरे से मेरी प्रैक्टिस, कैसे ले लेंगे? वो प्रैक्टिस तो आपको अपनी है। कोई भी गाइड करने वाला, कोई भी मेंटोर, कोई भी टीचर, कोई भी आपको सिर्फ टूल, तरीके, फॉर्मेट, चीज़ों के बारे में बता सकता है। और ये टेक्सचर साइड पे करना है हमेशा। तो पेंसिल कोई भी हो सकती है, सिंपल पेंसिल है देखिए मेरे हाथ में, और जिससे कि 3 शेड मैंने बनाए हैं, यही आपको करना है। तो प्रैक्टिस के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा कोई इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो पेंसिल्स होती हैं आप शेडिंग के लिए स्पेशली, वो थोड़ी कॉस्टली होती है। और स्टार्टिंग डेज में ना काफ़ी हमारे पेंसिल्स खर्च होते हैं, शेड्स खर्च होते हैं। और इन सब चीज़ों पे जब कंट्रोल हो जाएगा, देन आप अच्छी चीज़ें और परचेज करें और उससे और बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आप यहाँ पे डिस्कस किया शेडिंग कैसे करना है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सीरियसली आपको 200, 300, 400 टाइम प्रैक्टिस करना है इसी 3 लेयर में। आपको बॉक्सेस बना के नहीं रखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बॉक्सेस बहुत सारे पहले ही बना लेते हैं, किसी से बनवा लेते हैं और फिर फिल करने लगते हैं। नहीं, आपको ये बॉक्स वन टाइम में 1 2 3 बनाना है, शेडिंग करनी है, फिर 1 2 3 फिर शेडिंग करनी है। उसका ये फॉर्मेट है कि आपके हाथ पे एक्चुअली में कंट्रोल आ जाता है बॉक्स बनाने का, वो रिपीटेडली चीज़ें चलने का। और जब वो फॉर्मेट आने की वजह से आपकी शेडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आगे भी इसी तरह हमारे चैनल पे जुड़े रहें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।